आपने सिर्फ रगड़ा सुना है कि रगड़ा खाया भी है? रगड़ा खाया भी है सर, बहुत खाया है रगड़ा। आपने कोई एनसीसी एंट्री भी दी है? मतलब बिना रिटर्न के डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो एसएसबी में। हाउ मेनी टाइम्स यू क्वालिफाइड दिस? सर आई क्लियर्ड यूपीएससी सीडीएस एंड एफकेट 5 टाइम्स ईच। आपने कितनी बार एसएसबी अपना अपेयर किया है? मैं 10 टाइम्स एसएसबी जा चुका हूँ, तो मैं हार्ड कोर रिपीटर हो चुका हूँ। आईएमए में मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके आता है, तो हाउ यू टैकल? ये रिटर्न एग्जामिनेशन का जो हैडल है ना, बहुत तगड़ा जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है हमेशा कि कैसे क्वालिफाई करें, ये मेरा निकल जाता था सर। हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फौज में ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपको एफकैट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, राइट? तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके ऊपर आपको गौर देनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए एक शख्स जो है उनको मैं लेकर आया हूं। इन्होंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया है। इनका नाम है अभिषेक कौशिक, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली इनसे बात करते हैं कि क्या वो गुरु मंत्रा है जिस वजह से इन्होंने वन बाय वन ये एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सर, पहली बात तो है कि आपसे एक बेसिक सवाल सा पूछ लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका, बाकी चीज़ों के बारे में बताइए। तो मैंने इंजीनियरिंग की सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को मतलब थ्रू थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मेरे को सीडीएस और एफकैट इन सब के बारे में पता चला, जितने भी डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए एग्जाम्स होते हैं सर। तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड है वैसे मेरा। हाँ जी, राइट। आपकी एक डिफेंस एस्पिरेशंस थी, राइट? तो आपने किस साल अपनी तैयारी शुरू कर दी? फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सिंसियर बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से शुरू कर देते हैं तैयारी। कुछ होते हैं जो सोचते हैं यार 2-3 महीने का कोर्स खरीद लेंगे या 2-3 महीने की तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप तो ऑब्वियसली सिंसियर कैटेगरी के उसमें ही होंगे, तो आपने शुरुआत कहाँ से की अपनी एग्ज़ाम की? सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ पहले स्टार्टिंग में कि मैं बहुत सिंसियर नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट में ये होता है सर कि वो थोड़ा हाथ पैर मारता रहता है इधर उधर। तो स्टार्टिंग में थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग के दौरान मेरे को इसका पता चला सर, सीडीएस का, यूपीएससी सीडीएस और एफकेट का। तब थोड़ा मैं सिंसियर होने लगा कि कैसे कैसे इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से सोर्स ले सकता हूँ मैं, बुक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकता हूँ। सो थर्ड ईयर आप बोल सकते हो सर। ओके, थर्ड ईयर से आपने एक्चुअल प्रिपरेशन इसकी शुरू कर दी थी। तो अब मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछता हूँ, दैट इज़ कि सीडीएस में यू अपीयर्ड फॉर द आईएमए और यू जस्ट वेंट फॉर द ओटीए एग्जाम? सर आई गो फॉर द आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सो आईएमए में मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके आता है, तो हाउ यू टैकल्ड और किस तरीके से यू अप्रोच्ड दीज सब्जेक्ट्स? सर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में मैथ्स जो था वो इंजीनियर्स का ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, नो डाउट। और मैथ्स को टैकल करने में, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप देखो तो 100 मार्क्स के हैं टोटल। 100 का मैथ आता है सर, 100 का जीएस आता है और 100 का ही इंग्लिश है। तो मेरा जीएस वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली भी कट ऑफ लगती है, तो जस्ट मेरे को इंडिविजुअली भी निकालना था और मेरे को ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैथ्स मेरा अच्छा था, तो मैंने उसको थोड़ा पुश करके मैं 80-90 तक ले चुका उसे, मतलब आउट ऑफ 100। और जहाँ तक जीएस की बात करें तो मैं 30-35 तक ही सिक्योर कर पाता था, वो भी लिमिटेड मैं पढ़ता था। जो स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब एरिया, और करंट अफेयर्स, तो मैं कुछ कुछ पोर्शन जैसे साइंस का पोर्शन हो गया, वहाँ से लेके पिक करके सर, और जस्ट मैं क्वालिफाई कर जाता था इंडिविजुअल कट ऑफ। और इंग्लिश को मैं अच्छा कर लेता था, जिस वजह से ये रिटर्न एग्जामिनेशन का जो हैडल है ना, बहुत तगड़ा जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है हमेशा कि कैसे क्वालिफाई करें, ये मेरा निकल जाता था सर। परफेक्ट। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जैसे बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, आप भी उसी में से थे। तो अल्टीमेटली आंसर यही मिलता है, कॉमन आंसर होता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके जस्ट वर्क ऑन योर दैट होराइजन, उसके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, और जो आपकी वीकनेस है उसका कुछ आइडिया निकाल लो कि कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हो। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इनको जीके जीएस पढ़ना नहीं पसंद है या नहीं कवर कर पाए, तो ही थॉट कि मैं थोड़ा सा वो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए सर, इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए। और मैथमेटिक्स के ऊपर इनका पूरा ग्रिप था, और यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी रहती है कि ज़्यादातर जो मैथ्स के बच्चे होते हैं वो मैथ्स बहुत अच्छे से करते हैं, इंग्लिश भी ठीक ठाक तरीके से करते हैं, और जीके के अंदर थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच के
कट ऑफ तक उतनी तैयारी कर लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स? सर एक्चुअली ड्यूरिंग स्कूल्स मेरा डिफेंस में थोड़ा थोड़ा रुझान होने लगा था, तो मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की। सो आई ज्वाइन द एनसीसी एंड आई हैव अचीव द एनसीसी सर्टिफिकेट। सो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, उसमें मैंने ड्रिल्स की बहुत सारी और बहुत सारे कैंप्स किए। तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे, एक टर्म आता है रगड़ा सर। तो जो एसएसबीज में भी होता है, जो मिलिट्री एकेडमी में जब आप जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में या किसी भी एकेडमी में, तो वहाँ भी एक वर्ड यूज़ होता है रगड़ा। और ये रगड़ा मैं एनसीसी से सुनता आ रहा हूँ सर, तो वो रिलेट भी करेंगे इस बात को। तो मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा सर। अच्छा, तो आपने सिर्फ रगड़ा सुना है कि रगड़ा खाया भी है? रगड़ा खाया भी है सर, बहुत खाया है रगड़ा। उसी के बेसिस के बाद ही ये पर्सनैलिटी अभी निकल के आई है। अरे क्या बात है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से ही एनसीसी ज्वाइन कर ले, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता है कि कैसे कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्यूचर एंडेवर गोल्स के लिए। और इसके अंदर ये भी है जो शायद मैं ऐड ऑन करूंगा कि आप एनसीसी सिर्फ एनसीसी करने के लिए मत कीजिए, उसको फील कीजिए और उसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें, जो सर ने भी बताया कि मल्टीपल चीज़ें जो है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थल सेना कैंप है, आरडीसी है, एनआईसी है। इसमें भी सर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। जैसे एसएसबी में बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, है ना, ऑफिसर्स देखते हैं, तो जो डिसिप्लिन है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपकी एनसीसी में ही बिल्ट होने लगती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है आपके जीवन में, और जो एसएसबी में हेल्प भी करता है सर। करेक्ट। और आपने कोई एनसीसी एंट्री भी दी है? अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो? यस सर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है, तो उसके एक मतलब बिना रिटर्न के डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो एसएसबी में, तो वो एंट्री भी मैंने दी है सर। अच्छा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इनके लिए ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, जैसे इनसे बात करके ये लग रहा है कि भाई इन्होंने तो सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया मेहनत करके, और वो मेहनत सही रास्ते में चली गई और क्वालिफाई हो गया मल्टीपल टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू क्वालिफाइड दिस? सर आई क्लियर्ड यूपीएससी सीडीएस एंड एफकैट 5 टाइम्स ईच। अच्छा, तो 10 बार तो ये एसएसबी इस रास्ते से ही गए होंगे रिटर्न एग्जाम्स के, है ना? तो बाकी सर क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो बाकी यूएस एंट्री होती है, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। हाँ जी, यूनिवर्सिटी एंट्रीज, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, और फिर एनसीसी सर्टिफिकेट की भी एक एंट्री होती है, तो वो टीजीसी एक एंट्री होती थी सर। तो ये बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो उसके थ्रू मैं मल्टीपल्स एसएसबी गया हूँ और वो फेस किया मैंने। क्या बात है। तो अब मैं इनसे एक नंबर पूछ लेता हूँ जो कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे कि सर आपने कितनी बार एसएसबी अपना अपेयर किया है, कितनी बार एसएसबी गए हैं आप? सर मैं 10 टाइम्स एसएसबी जा चुका हूँ, तो मैं हार्ड कोर रिपीटर हो चुका हूँ, जैसा एक वर्ड मार्केट में चलता रहता है, रिपीटर। तो बस मैंने ये फील किया है सर कि एसएसबी एटलीस्ट आपको एक बार देखनी चाहिए, एसएसबी में जाना चाहिए, वहाँ ऑफिसर से मिलना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है डिफेंस में, सपोज आप नहीं जाना चाहते हो थल सेना में, किसी भी सेना में, बट आप एक बार फील करोगे एसएसबी का, तो आप श्योरली ये पता लग पाओगे कि अपनी पर्सनैलिटी में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, या क्या क्या नए चेंजेस आपके पर्सनैलिटी में आए हैं थ्रू एसएसबी सर। ओके, बिकॉज एसएसबी इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो वहाँ पे जब आपको ग्रिल करते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है ये कमियाँ हैं मेरी पर्सनालिटी में, विच आई हैव टू इम्प्रूव इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? ओके, तो एसएसबी के बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या एसएसबी की तैयारी होनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, या उससे पहले ही एसएसबी की तैयारी एक स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए? सर एसएसबी की तैयारी स्टार्टिंग हो जाती है जब आप डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए सोचते हो। अच्छा, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, तो बहुत सारी, क्योंकि 10 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि आप ये रट के ना हो क्वालिटीज़, वो ये देखते हैं कि आप इम्बाइब कर रहे हो इनको क्वालिटीज़ को अपने अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि जैसे आप एसएसबी में जाते हो तो पहले ही दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सर, है ना, लगभग 400 बच्चे पहुँच जाते हैं वहाँ, और आप देख के होच पोच हो जाते हो, घबराते हो, फिर ये हमारा होगा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो पहले दिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ। एक उसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, OIR जिसको कहते हैं, और फर्स्ट डे ही आपका PPDT हो जाता है, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें आपको स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखा देते हैं सर, उसके मतलब पिक्चर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको स्टोरी राइट करनी होती है, और उसी के बाद नरेशन हो जाता है सर। तो अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज तो क्वालिफाई कर जाओगे, और वो फर्स्ट स्टेज जो है वो जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो बहुत अच्छे से आप उसमें
टैकल करोगे आने वाली सिचुएशन में, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जीटीओ टास्क होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं सर, इंटरव्यू होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनको अच्छा कर पाओगे आप। ओके ओके ओके, राइट। और अभिषेक जी, जो अभी आपने एक चीज़ बताई कि जैसे बहुत भीड़ आ जाती है पहले दिन, है ना, तो वो भीड़ जो है वो जैसे एनसीसी या ऐसी एंट्रीज जहाँ पे एग्जाम नहीं देना होता वो वहाँ पे आती है। सीडीएस एफकैट में इतनी भीड़ नहीं आती, सीडीएस में तो कम आती है, एफकैट में तब भी थोड़ी बहुत आ जाती है क्योंकि ईजी टू क्वालिफाई होता है। तो मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब एसएसबी में गया था तो एनसीसी एंट्री के थ्रू ही गया था, तो वहाँ पे भीड़ थी और भीड़ में मैं खो गया और भीड़ में मैं डर भी गया था, तो मेरे फर्स्ट एसएसबी आई वाज आउट, स्क्रीन आउट हो गया था। लेकिन विद द प्रोसेस व्हाट आई डिड इज कि एनसीसी एंट्री के थ्रू ही 34th इलाहाबाद बोर्ड के द्वारा जो है मैं रिकमेंड हुआ था, एनसीसी एंट्री के थ्रू, नॉट सीडीएस और एफकैट के थ्रू, उसी के थ्रू हुआ था। तो एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब भीड़ होती है तो आप अकेले निखर के आते हो उस भीड़ के अंदर, वहीं पे आपकी काबिलियत भी चेक हो सकती है कि भीड़ चाहे जितनी मर्जी हो, वहाँ पे निखरना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही। हाँ जी। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सर मैं, जैसे आपने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसमें घबराहट भी होती है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये देखना है कि हाँ मेरे को ये फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना है, तो आप अपने माइंड में या फिर अपने जैसे पिक्चर दिखती है तो पिक्चर भी, क्योंकि वो ब्लर दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, और जैसा आपने बताया इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का मेरा एक फ़नी इंसिडेंट है सर, क्योंकि इलाहाबाद को जाते ही जैसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि जाते ही मेरे को जो भी वहाँ स्टूडेंट आए थे तो सब ने बोल देता दिस इज़ अ रिजेक्शन बोर्ड, यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ से रिजेक्शन ज़्यादा होता है, तो पूरा का पूरा बैच जो है वो वॉश आउट करा देते हैं वो। तो एक घबराहट हो गई थी मन में, बट फिर एक थोड़ा सा स्पार्क जली कि हाँ थोड़ा करके देखते हैं, है ना, क्या पता अच्छा हो जाए, और होपफुली वो अच्छा हुआ सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। आपने एसएसबी दिया, उसके बाद अभी व्हाट यू आर प्रेजेंटली डूइंग, है ना, बताइए सर। उसके बाद अभी मैं एज ए एजुकेटर काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये भी एक सपना था जो मतलब डिफेंस फोर्सेस में जाने का, बट वो नहीं हो पाया, तो अभी एट दिस टाइम मैं फैकल्टी हूँ और पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। क्या बात है। तो आप स्टूडेंट ऑब्वियसली ये सोच रहे होंगे कि सर को क्यों लेकर आए, ठीक है एसएसबी दिया, सीडीएस क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया, लेकिन देखो पता है क्या होता है कि जैसे इनका जो फील्ड पे एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने का, वो एक्सपीरियंस प्लस इनका अपना एक्सपीरियंस ऑफ डिफेंस क्वालिफाई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, वो दोनों कंबाइन करके आपके लिए एक अच्छा सेशन ये साबित हो सकता है अगर आप सिंसियरली इन चीज़ों को फॉलो करें। और एक सिंपल सी एडवाइस सर ने दी, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया है हम लोगों ने, सिंपल चीज़ दी है कि आप जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत कीजिएगा और जो वीकनेस है उसके अंदर जो है 19-20 थोड़ा बहुत कवर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सर एंड में कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेरा यही बोलना है सर एट दिस एंड पॉइंट कि अगर आप सही में जाना चाहते हो डिफेंस फोर्सेस में और आपका सपना है ना, ये लाइफ जीने का, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं है, ये एक जॉब नहीं है गाइस, ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप आर्मी में मतलब 21 साल 22 साल में चले जाते हो ऑफिसर लेवल पे, और वहाँ पे एक पूरी बटालियन को लीड कर रहे होते हो, तो वहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना। तो ये पैसे के लिए मत जाओ इसमें, अगर आपका अंदर से आता है मोटिवेशन कि हाँ मेरे को जाना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं कि विश है मेरी, ये इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ, आपको नीड होनी चाहिए इसकी। अगर आपको नीड है, आवश्यकता है इसकी, तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, एसएसबी को भी क्वालिफाई कर जाओगे, बट थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। वेरी वेल सेड, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये इनकलकेट करना है आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम्स, है ना, क्योंकि यही सारी चीज़ें एसएसबी में आपसे पूछी जाएगी और रिप्रेजेंट आप तभी कर पाओगे अपनी पर्सनालिटी से। सो वी एंड दिस सेशन, बहुत मज़ेदार सेशन था ये, और आपके लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन हम लोग इसी तरीके से लाते रहेंगे और आपको एक्सपीरियंस जो है बताते रहेंगे। सर सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू so much, thank you, जय हिंद।